हिंदी साहित्य सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज हम सेनापति के पाठ्य पुस्तक में निहित पदों के आधार पर उनके प्रकृति वर्णन की चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण प्रकृति वर्णन के दिए हुए हैं उसके आधार पर हम उनका उदाहरण के रूप में हम तो रखेंगे ही, साथ ही संक्षेप में हम उनके थोड़ा बहुत प्रकृति वर्णन की चर्चा भी करेंगे। सेनापति हिंदी साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि हैं, रीतिकाल तक जितने भी हिंदी साहित्य कवि हुए हैं उसमें मेरे दृष्टिकोण में एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी का तो चित्रण किया ही। सच्चे अर्थों में वे रीतिकाल के कवि तो हैं ही, किंतु साथ साथ में भी भक्ति काल के भी कवि हैं, क्योंकि उनके काव्य में भक्ति के आराध्य देव राम और कृष्ण के प्रति उन्होंने अपना सच्चा जो अपना हृदय है उसके आधार पर उनके प्रति अपनी भक्ति भावना का प्रेषित की है। आज हम पहले उनके प्रकृति वर्णन की थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर पाठ्य पुस्तक में जो पद महत्वपूर्ण है उसके उदाहरण के रूप में हम उनका उसको रखेंगे। सेनापति के ऋतु वर्णन की विशेषता हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने भी कहा कि ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनके इर्द गिर्द संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास ठहरता है, ये मील के स्तंभ हैं। आगे के जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हुए आचार्य शुक्ल की धारणा को लेकर के वे आगे बढ़े थे। आचार्य शुक्ल ने इस आधार पर जो कथन सेनापति का दिया है वह कोई कम महत्व नहीं रखता, उसको हमें बहुत व्यापक दृष्टिकोण में देखना चाहिए। सेनापति को सच्चा कवि हृदय प्राप्त था, इस कारण से प्रकृति चित्रण में भी उन्होंने केवल खाना पूर्ति नहीं की, प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर प्रकृति के मौलिक और जीवंत चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए। रीतिकाल के जो अधिकांश कवि थे उन्होंने प्रकृति का केवल नाम परिगणन शैली या हम कहें कि वे दृश्य केवल उन्होंने उपमान के रूप में उन्होंने चित्रित कर दिया अधिकांश कवियों ने, लेकिन सेनापति ने प्रकृति के सौंदर्य में पूरी तरह डूब कर अपनी आह्लादकारी अनुभूतियों के जो मोती उन्होंने एकत्रित किए, उस कारण से सेनापति सच्चे हृदय से सच्चे अर्थों में देखें तो प्रकृति वर्णन के कवि ही सामने ठहरते हैं। इनके प्रकृति वर्णन के अंतर्गत जहाँ यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य में मुझे कोई ऐसा कवि नज़र नहीं आता है जो हम ये कह सकें कि जिन्होंने संस्कृत जो काव्य शास्त्र में प्रकृति वर्णन जितना प्रसिद्ध रहा है, अन्य कवि चाहे वो बलि श्रृंगार के हो या किसी अन्य, लेकिन प्रकृति वर्णन भी उनका बहुत प्रसिद्ध रहा है, चाहे वो वाल्मीकि का हो या कालिदास का हो। तो सेनापति भी उनसे इस तरह से अछूते नहीं हैं। अपने संपूर्ण काव्य में उन्होंने राम के प्रति भक्ति या श्रृंगार का वर्णन तो किया ही है, साथ साथ वाल्मीकि और कालिदास की तरह उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के संश्लिष्ट चित्र किए हैं। ध्यान रखें इस बात को, प्रकृति के दृश्य खंड केवल उपमान रूप में नहीं, वे संश्लिष्ट रूप में हैं। सेनापति ने अपने प्रकृति चित्रण में सभी ऋतुओं के परिवर्तनशील जो सौंदर्य होता है उसका बखूबी चित्रण किया। प्रकृति के अंग, झरने, नदियाँ, पर्वत, वन, आकाश, चित्र, जो भी वर्णन हो सकता है ऋतुओं का, उसके साथ पूरी तरीके से उन्होंने न्याय किया। जैसे यदि हम पाठ्य पुस्तक में उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो पाठ्य पुस्तक के 2 पदों का हम अर्थ करेंगे, जिससे हमारी इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि जो सेनापति है जिन्होंने शत ऋतु वर्णन अपने काव्य में किया है, जिसमें उन्होंने बसंत ऋतु का, ग्रीष्म का, वर्षा का, शरद ऋतु का जमकर जो वर्णन किया है बहुत ही अच्छा ना। पाठ्य पुस्तक में भी हम जो वर्णन आपके दे रखे हैं जिसमें ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, वसंत, शरद सभी के एक एक पद लगाए हुए हैं। हम अपने पाठ्य पुस्तक में आज पहले वर्षा ऋतु से संबंधित जो पद है उसका अध्ययन हम करेंगे। दामिनी दमक, आप पद संख्या 22 लें वर्षा ऋतु का। दामिनी दमक, सुरचाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति
घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कल कुंजत है जित जित, शीतल है ही तल समीर जंग जोरते। सेनापति आवन कयो हो मन भावन सु, लाग्यो तर सावन बिहर जुर जोरते। आयो सखी सावन विरह वर्षर सावन, लग्यो बर सावन सलील चहु औरते। इस पद के अंतर्गत सेनापति ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। मैंने पूर्व में आपको इस बात की अच्छी तरीके से चर्चा करके बता दिया था कि सेनापति के काव्य में प्रकृति के सभी जो ऋतुएं हैं उनका उन्होंने जम करके वर्णन किया है। हम जो इस वर्षा ऋतु का जो यह वर्णन है सेनापति का, जिसमें वे कह रहे हैं कि पहले आप शब्दार्थों को देख लें पहले थोड़ा। सुरचाप इंद्रधनुष, कलापी मोर, कठिन शब्द हैं उनको देख लें आप पहले। जित जित जहाँ तहाँ, सीकर जो जल कण बिंदु होते हैं उनको कहा जाता है, और मदन कामदेव को कहा जाता है। सर सावन बढ़ाने वाला, और सलील जल को कहा जाता है। इस अवतरण में कवि कह रहा है दामिनी दमक बिजली कौंध रही है, सुरचाप की चमक इंद्रधनुष चमक रहा है। श्याम घटा की घमक अति घन घोरते, श्याम घटाओं की धमक शोभा दे रही है, भीषण गर्जना कर रही है। जहाँ तहाँ कोयल और मोर आनंद मग्न होकर शब्द को गा रहे हैं, यानी अपनी वाणी दे रहे हैं। कोकिला कलापी कुल कुंजत है जित जित, शीतल है इत तल समीर जंग जोरत है। समीर वायु के जो झोंके के कारण जल की बिंदु है वह शीतल लग रही है। इसको पुनः देख लें आप। कोकिला कलापी कल कुंजत है जित जित, जहाँ तहाँ कोयल और मोर, कोकिला कलापी कहते हैं, मैंने पूर्व में कहा मोर को। कोयल और मोर आनंद मग्न होकर, है ना, अपने वाणी में अपनी आवाज़ प्रकट कर रहे हैं। और शीतल है इत है, शीतल कहते हैं वायु के झोंकार जल बिंदु शीतल लग रहे हैं। मन भावन प्रीतम ने सावन में ही प्रदेश से लौटकर आने को कहा था। सेनापति आवन कहो मन भावन सु, सेनापति कह रहे हैं कि मन भावन प्रियतम ने, आवन कहो मन भावन प्रियतम, मन को अच्छा नहीं, प्रियतम ने सावन में प्रदेश से आकर लौटने को कहा। लाग्यो तार सावन बिरह जुर जोरते, ना, सावन में ही प्रदेश में लौट करने का। अतः उनकी स्मृति में अब विरह, सेनापति कह रहे हैं, बहुत अधिक सताने लग गए। आयो सखी सावन विरह सूर सावन, सेनापति कह रहे हैं कि अब तो श्रावण मास आ चुका है और विरह है वह विदग्ध हो, विरह व्यवस्था जो है वह चरम रूप में पहुंच चुकी है। हे सखी लग्यो बरसावन सलील चाहूँ औरते, चारों ओर जो घनघोर वर्षा हो रही है, जल की जो वृष्टि हो रही है वह मेरे काम को उद्दीप्त करने वाली है। अर्थात जो सावन है वह काम को उद्दीप्त करने वाला बताया गया है। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि ये सखी काम को उद्दीप्त करने वाला सावन आ गया है। तो कितना अद्भुत दृश्य प्रकृति का यहाँ पर चित्रण किया है सेनापति ने, जिसमें सावन की प्रकृति और वर्षा को उन्होंने वियोग श्रृंगार के अंतर्गत उद्दीपन विभाग में हमारे सामने चित्रित किया है। इसी तरह यदि हम दूसरे पद को लें बसंत ऋतु के एक उदाहरण के रूप में सेनापति के, मैंने कहा 6 ऋतुओं का वर्णन है, तो यहाँ पर जो वसंत ऋतु का जो वर्णन सेनापति कर रहे हैं उसको पहले पढ़ें आप। बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जी में बोलत बीरद बीर कोकिले, गुंजत मधुप गान गुन गईयत है। आवे आस पास पहुपुन की सुबास सोई, सौंदे के सुगंध मांझ शन्य रहियत है। शोभा को समाजो सेनापति सुख साज साजू, आवत बसंत ऋतुराज कहूयत है। सेनापति वसंत ऋतु को ना क्या कह रहे हैं यहाँ पर, राजा के समान, उसको ऋतुओं का राजा बता रहे हैं अंतिम लाइन में। यहाँ पर पहले आप थोड़ा कठिन शब्दों को लें। बरन बरन भिन्न भिन्न रंगों के, तरु वृक्ष, उपवन बगीचा, सोई वही, लहियत शोभायमान होना को कहा जाता, लहियत हो शोभायमान हो रहे हैं। विरद यश को कहते हैं, वीर कोकिल है शब्द है ना तीसरी पंक्ति में, उसका अर्थ है वीर पुरुष रूपी कोकिल बोल रहे हैं। मधुप बोहरा और पोहपन पुष्प को कहा जाता है। सुबास सुगंधी,
संदर्भ यहाँ पर यदि हम देखें तो संदर्भ रूप में यदि इस पद को आप उत्तर में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि यह सेनापति जो अपने ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इस पद के अंतर्गत उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में सेनापति का ऋतु वर्णन अमर है। यहाँ पर वसंत ऋतु का सामान्य परिचय एक प्रकार से कवि ने दिया है, लेकिन वह सामान्य परिचय भी वसंत को ऋतुराज के समान यहाँ पर उसको वर्णित कर दिया गया है। अब इस तरह से आप संदर्भ दिया करें और उसका अब यदि हम उसका अर्थ देखें तो प्रकृति की छटा सेनापति काव्य में जो देखने को मिलती है वह यहाँ पर वसंत ऋतु के रूप में हमारे सामने आती है। सेनापति कह रहे हैं कि वसंत ऋतु राज्य की शोभा का समाज के रूप में जैसे वो चित्रण कर रहे हैं। कवि का कथन है कि बसंत ऋतु के दिनों में भिन्न भिन्न रंगों वाले पुष्प वन और बगीचों में खिले हुए हैं, बरन बरन तरु फूले उपवन वन। बसंत ऋतु में भिन्न भिन्न रंगों के जो पुष्प, भिन्न भिन्न रंगों वाले पुष्प है वन और बगीचों में खिले हुए हैं। यह पुष्पों का समूह ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो किसी राजा की चतुरंगिनी सेना हो, सोई चतुरंग संग दल लयत है। ऐसा लगता है जैसे राजा की वह कोई चतुरंगिनी सेना शोभायमान हो रही हो। जैसे किसी राजा के यश का बखान भाट और बंदीजन निरंतर किया करते हैं, उसी प्रकार बसंत ऋतु के दिनों में कोयल निरंतर कुहू कुहू करके वह वसंत ऋतु की शोभा का गुणगान कर रही है। बंदी जिमी बोलत बीरत बीर कोकिलो, बंदी जिमी बोलत बीरत यशगान करके जो भाट चारण जन जो होते हैं यशगान करके जैसे राजा की वो प्रशंसा करते हैं, है ना, उनकी वीरदावली गाते हैं, उनकी प्रशंसा में अनेक बोल बोलते हैं। उसी तरीके से इस वसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा है उसका वर्णन भी कोयल और किस तरह से कर रही है, वह अपनी आवाज़, है ना, कुहू की आवाज़, कुहू कुहू की आवाज़ को प्रकट करके वह वसंत के गुणगान कर रही है। उसी प्रकार भ्रमर जो है गुंजत मधुप गान गुण गहियत, जो मधुप है ना भ्रमर, वो गुंजार करके राजा के यश का, वसंत रूपी राजा के यश का गुणगान कर रहा है। ऐसा लगता है ये दोनों जैसे कोयल और जो भ्रमर है वे कोई भाट और चारण कवि हैं, ऐसा लग रहा है ना। वसंत ऋतु के दिनों में चारों ओर जैसे पुष्प खिले हुए आवे आसपास, पूपन की सुबास, सुबास सुगंध, चारों ओर पुष्पों की सुगंध जो है वह छटा बिखरी हुई है, पुष्प खिले हुए हैं, उसकी सुगंधी चारों ओर फैली हुई है, सौंदर्य के सुगंध माज सन रैयत है। इस प्रकार चारों ओर सुगंधी फैले रहने के कारण वह बहुत ही मनभावन लग रही है। शोभा को समाजो सेनापति सुख साज आजू। कवि यहाँ पर सेनापति कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के दिनों के चारों ओर जो पुष्प खिले हैं उसकी सुगंधी चारों ओर फैली रहती है। यह ऐसे ही है जैसे किसी राजा का कोई श्रेष्ठ जो यश का गान होता है ना, वह निरंतर चारों ओर गूंजता रहता है, जैसे उसके सोने में सुहागे का गान काम करता है। शोभा को समाज सौदे के सुगंध मांझ, देखने सौदे के सुगंध मांझ, सोने पे सुहागे कहते हैं ना, कहावत भी है हमारे यहाँ पर, सोने में सुहागा। उसी तरीके से राजा के यश का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, ऋतुराज वसंत का वर्णन। सेनापति कह रहे हैं वसंत ऋतु वास्तव में सौंदर्य का समाज है। शोभा को समाजो, सौंदर्य का समाज, सेनापति सुख साज आजू। सेनापति कहते हैं सुख की समस्त वस्तुओं से वह युक्त है। वास्तव में यह वसंत ऋतुओं का राजा है। आवत वसंत ऋतुराज कहूयत है, इसी कारण से उसको समस्त ऋतुओं का राजा कहा जाता है। सेनापति कह रहे हैं क्योंकि वह समस्त सुखों की समस्त वस्तुओं से संपन्न है, युक्त है। और जिस तरह से एक राजा का जो राज्य होता है वह उसमें समस्त भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित जो जनता होती है वह भोग भोगती है, उसके उपादानों से वह राज्य युक्त होता है। उसी तरीके से बसंत अपने पुष्प, अपनी सुगंध, अपने जो सुगंधित वातावरण जो चारों ओर बसंत का फैला होता है, उस कारण से एक राजा के समान ही वह भी समस्त ऋतुओं का राजा है। पद में बड़ा अलंकारिक वर्णन है, बहुत उत्कृष्ट और शोभायमान अलंकारिक वर्णन हमारे देखने को मिलता है। सेनापति ने बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही अलंकारिक शब्दों में किया है। प्रकृति को ऐसा लग रहा है जैसे हम उसका कोई पर्यवेक्षण कर रहे हैं, उसको निरंतर देख रहे हैं। सांग रूपक है, रूपक ही नहीं सांग रूपक है। सांग रूपक के माध्यम से सेनापति ने प्रकृति का बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैंने पाठ्य पुस्तक में आपको ये 2 उदाहरण जो दिए हैं, उसके अलावा आप परीक्षा में सेनापति के ग्रीष्म, शिशिर और शरद ऋतु के उदाहरण भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं। प्रकृति वर्णन में मैं अलग से सेनापति का प्रकृति वर्णन से संबंधित एक पूरा व्याख्यान आयोजित करूँगा।
आगे जब ये पूरा पाठ्य पुस्तक में संबंध समस्त दोहे सभी कवियों के जब समाप्त हो जाएंगे तो उसके पश्चात किया जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसके अलावा भी ऋतु वर्णन में जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं उसके अलावा भी यदि आप पुस्तकालय में या आपके पास व्यक्तिशः कोई हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है तो उसके उदाहरण भी आप परीक्षा में सेनापति के प्रकृति वर्णन के उदाहरण रख सकते हैं। मैंने पूरा प्रकृति वर्णन का एक संक्षेप में चित्रण करके 2 उदाहरण केवल आपके सामने रखे हैं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सेनापति का प्रकृति वर्णन कितना महत्वपूर्ण है।